ये कौन सा है? सोनगंगा अपवाह तंत्र, सोनगंगा अपवाह तंत्र। तो यहाँ पर ये कौन सा पर्वत है? मैकल पर्वत है, ये अमरकंटक क्षेत्र है ना। तो यहाँ से एक ये वाला ये कौन सा है? नर्मदा कुंड और ये सोनकुंड। तो नर्मदा कुंड से कौन सी नदी का उद्गम? लेकिन ये दूसरे दिशा में बहेगी इस तरफ। और सोनकुंड का सोनकुंड से कौन सी नदी का उद्गम? सोन नदी। और ये उत्तर की ओर बहेगी ऐसे, और उत्तर की ओर बहेगी और कहाँ जाकर मिलेगी? पटना बिहार। किससे? गंगा नदी से। जो उत्तर की ओर जो बह रही है नदी, इससे छत्तीसगढ़ के उत्तर की नदियां किसको छोड़कर? हसदेव नदी को छोड़ के ना बाकी सारी नदियां कहाँ जाएंगी? उत्तर की ओर। तो इसलिए इसको बोलते हैं, एक कौन सा है? सोन है और एक गंगा। तो सोन गंगा अपवाह तंत्र। इसका प्रतिशत कितना है? 13.63%। क्षेत्रफल कितना है? 18.7, उसके 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे याद रखना इसको, ठीक है। फिर इसमें देखो प्रमुख सहायक नदियों में पहला जो सहायक नदी है कौन सा है? कन्हार। बहुत इंपॉर्टेंट, कन्हार। आप लोग पढ़े हो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, उसमें मैं आप लोग को बताया हूँ ऐसे उच्च पाठ नीच पाठ करके, इस तरह कुछ बताया हो ना। तो वहीं पे बताया था आप लोग को, एक चोटी है, कौन सी चोटी? बकोना चोटी। बकोना चोटी, बकोना चोटी के कौन सा जगह? गीदा दोदी। गीदा दोदी नाम थोड़ा अलग है, याद रखना है। तो यहाँ से गीदा दोदी से कौन सी नदी का उद्गम? कन्हार। कन्हार ये जो है जसपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। उसके बाद बलरामपुर में प्रवाह क्षेत्र है। जसपुर में आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाती हुई है। पूछता है इसको ना, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? कन्हार। देखो झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा कन्हार बनाती है। और इधर से देखोगे तो ये तीनों इधर आएंगे। इधर का जैसे बनास को देखे हैं, एमपी और छत्तीसगढ़, और गोपत को देखे हैं, एमपी छत्तीसगढ़, नेवर को देखे हैं, एमपी छत्तीसगढ़। अब वो कैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। नेवर को एक बार पूछ चुका है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के मध्य कौन सी सीमा रेखा, कौन सी नदी सीमा रेखा बनाएगी? कन्हार। तो यहाँ से जैसे ऊपर जाओगे तो एक पुरातात्विक स्थल मिलेगा बलरामपुर में, कौन सा? डिपाडी। और उसके बाद आगे जाओगे तो एक जलप्रपात पड़ेगा, कौन सा? कोटली। और उसके बाद आगे जाओगे तो ये कहाँ? सोनभद्र जिले में जाके किससे मिलेगी? सोन नदी से, ठीक है ना। और इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो पहला सहायक नदी याद रखना है चनान, उसके बाद सिंदूर, उसके बाद पैंजन, उसके बाद पुरसा, उसके सूर्या। ये ऊपर से ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। सूर्या को एक साथ ऐसे याद रखना, सूर्या और चनान और कौन सा है? गलपुला। सूर्या, चनान, गलपुला और बीच में डिपाटी। तो डिपाटी किन नदियों के संगम पर स्थित है? सूर्या, चनान और गलपुला। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सूर्या नाम का लड़का है और वो क्या खाता है वहाँ पे? चना खाता है। जब वो चना खाता है तो उसका गाल क्या हो जाता है? फूल जाता है। बचपन में वैसे होता था, कुछ खाते थे तो फूल जाया रहता था। और चोरी करके खाते थे तो फिर उसको निकालते भी नहीं थे, लुटक जाते थे। तो वैसे सूर्या, चना और गलपुला, ये वाला मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिपाटी है, इसके संगम पर स्थित है। अगर पूछ सकते हैं, इसको पूछा है ना पीएससी, और डिपाटी में कुछ पूछा है पिछले उसमें डिपाटी के संदर्भ में, वहाँ पर मेरे को याद नहीं आ रहा है ना वो क्वेश्चन, इसके संदर्भ में पूछा है। यहाँ और टीले हैं ना, यहाँ पर और अन्य टीले देखोगे, रानी टीला है, क्या पोखरा टीला है, रानी पोखरा टीला वगैरह, ये सब पढ़ना है इसमें डिपाटी। और उसके बाद इसमें देखो बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? कुरसा, पेंजन, सिंदूर, चनान। और उसके बाद दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? गलपुला, सेमनकार, रिंगर और चेरा। तो इसका ट्रिक बताया हूँ, चेरी से गर हार गई, तो चे से चेरा, और री से रिंगर, से सेमनकार और गर्ल से गलपुला। और इधर से बताया हूँ कि सूर्या अपनी वाइफ को कुर्सी में बैठाया है, ठीक है, और क्या पहना रहा है? पैंजन यानी कि पायल। और फिर वाइफ है तो क्या बनेगा? मांग में सिंदूर, और फिर क्या खिलाएगा? चना बाद में।
ठीक है ना, ये इसका याद रहेगा। और इसकी लंबाई कितना बताया हूँ, 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर। और यहाँ कुछ छूटा है कन्हार के बारे में, हो गया ना, क्लियर है। अब आ जाओ इसमें रिहन। रिहन का उद्गम कहाँ से है, चलो आप ही लोग बताओ, रिहन का उद्गम, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जाओगे तो इसके तट पर कौन सा स्थान, ठीक। उसके बाद सरगुजा से कहाँ एंटर करोगे, सूरजपुर। सूरजपुर में कौन सा वाटरफॉल, रक्सगंडा, ठीक। इससे आगे जाओगे तो फिर कहाँ एंटर करोगे, बलरामपुर। और उसके बाद फिर यहाँ पे कौन सा बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, है ना, इसको रिहन बांध के नाम से जानते हैं। और इसी के बगल में कौन सा बेसिन, सिंगरौली बेसिन, और इसको अन्य नाम क्या है इसका, रिहन बेसिन। और आगे जाओगे तो ये कहाँ पे जाके मिलेगी, सोनभद्र में, ठीक है। और इसके बाद इसकी सहायक नदियों के बारे में देखोगे तो इसकी सहायक नदियां बहुत सारी है। मान लो आप इसकी सहायक नदियों को याद कर रहे हो, इसकी सहायक नदियों को याद है आपको, इसकी सहायक नदियां याद है। कभी ऐसा लगता है कि उत्तरी क्षेत्र का कोई नदियों के बारे में पूछा है, गोबरी है, गलपारी है, गोकनाई है, तुक्का मारोगे ना, पहले इसमें आना, रिहन में आना, क्योंकि ये प्रमुख नदी है ना। तो वो सब का छोटी छोटी और नदियां हो, इधर का तो सब पता है आप लोग को, ट्रिक से मोहन वगैरह ये सब के बारे में आपको। तो पहला आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा, रिहन, दूसरा कन्हार। बाकी इसमें संभावना कम है क्योंकि छोटी छोटी नदियां हैं, छोटी नदियों का सहायक नदी पूछने की संभावना बहुत कम रहती है। तो बड़े नदियों पर जाना है, कभी भी तुक्का मारोगे तो सिर्फ यहाँ पर नहीं, बाकी जैसे महानदी अपवाद तंत्र पढ़ रहे हैं, गोदावरी अपवाद तंत्र पढ़ रहे हैं, उसमें भी। फिर इसमें आओ, इसकी सहायक नदियों में आओ। सहायक नदियां कौन कौन सी है, बाकी सारी चीजें याद मत रखना, इसको याद रखना, गोबर गुमर मोरी सूर्या, गोबर गुमर मोरी सूर्या। गोबर से गोबरी, गुमर से गुलगुट्टा, म से महान, और मोरी से मोरनी, और सूर्या से सूर्या। और फिर इसमें अलग से याद रखना है रेंड, उसके बाद करपारी, पीपल का छार, गोकनाई, रामदिया। इसको ट्रिक वगैरह बना के याद रखना। और ये क्या है, बाद में मेंस में लिखोगे तो सबको छाप दो, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से इसको याद रखो, गोबर गुमर मोरी सूर्या। और इसकी लंबाई कितनी है, 145। इसका प्राचीन नाम क्या है, बताओ क्या है प्राचीन नाम, ठीक है। और उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है, 145 किलोमीटर। तो सोनगंगा अपवाद तंत्र में छत्तीसगढ़ से मिलने वाली सबसे लंबी और सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, रिहन, ठीक है। यहाँ सब कुछ छूटा है, रक्सगंडा जलप्रपात है, महेशपुर पुरातात्विक स्थल है। कन्हार में देखोगे तो पुरातात्विक स्थल कौन सा है, दीपाटी। और यहाँ देखोगे तो कौन सा है, महेशपुर, ठीक है ना। नेक्स्ट आओ कहाँ पर, और ये कौन सा है, गोपर। आप लोग को ट्रिक बताया हूँ, कौन सा ट्रिक है, करी गो, क से कन्हार, री से और गो से गोपर। तो गोपर को ध्यान देना है आप लोग को ना। ये जो है आपका, ये कौन सा है, कोरिया है और ये एमसीबी है। तो कोरिया और एमसीबी के मध्य कौन सा पठार है, सोनहट पठार। लेकिन इसमें ध्यान देना, एमसीबी वाला क्षेत्र को लेना है। एमसीबी वाले क्षेत्र से गोपद नदी का उद्गम है, ऐसे इस तरीके से गोपद नदी का उद्गम एमसीबी वाले क्षेत्र से। और ये कहाँ पे जाएगी, ये आपका शहडोल जिला, सिंधी वाला जिला पड़ेगा। ये कहाँ जाएगी, एमपी में, ठीक है ना। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, प्रमुख सहायक नदी, नेऊर नदी। यहाँ कोई वाटरफॉल बताया हूँ, नहीं बताया हूँ ना। नेऊर नदी को याद रखो। ये नेऊर नदी जो है कहाँ से, देवगढ़ की पहाड़ी से उद्गम, और फिर किसकी सीमा रेखा बनाएगी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। और यहाँ पर जैसे सीमा रेखा बनाती है, यहीं पर एक गुफा है, कौन सा गुफा है, घाघरा गुफा, ठीक है ना। इसको याद रखो, नेऊर नदी। और नेऊर नदी की सहायक नदियों में बताया हूँ, किसको याद रखोगे, मोहन को याद रखोगे। मोहन क्या बांधेगा, सेहरा बांधेगा। और सेहरा बांध से क्या खिलाएंगे उनको, मतलब कंदास, ठीक है। उसके बाद क्या है, किसके लिए सेहरा बांधेगा, गोई के लिए। तो इसका सहायक नदियां हैं सेहरा, गोइनी, मोहन, कंदास। और इधर से याद नहीं रखना है, इसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन कहाँ से मिल रहे, कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद कहाँ पर आओगे, बनास नदी, मांस टोली की पहाड़ी। आप लोग को बताया और ट्रिक याद रखना,
घर में कुछ बनाना पड़ेगा, आप लोग खाना सब्जी बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, मांजोगे। तो कौन सा पहाड़ी, मांझटोली की पहाड़ी, यहाँ से कौन सी नदी, बनास नदी का उद्गम। और ये जो मांझटोली की पहाड़ी है ना, ये कुड़िया क्षेत्र है ना, ये वाला कुड़िया क्षेत्र है, वो वाला दूसरा है जसपुर वाला ना खुड़िया है, ये वाला कुड़िया है। तो यहाँ से भरतपुर आपका तहसील होते हुए कहाँ जाएगी ये, एमपी में। एमपी में कौन सा ग्राम, डेम्बा ग्राम, शहडोल जिला पड़ेगा, डेम्बा ग्राम। और उसके बाद यहाँ पे इसकी सहायक नदी कौन सी है, मवई, जो कि रामायण काल से संबंधित है। और इसी मवई नदी के तट पर कौन सा जगह है, सीतामढ़ी और चौका। उसके बाद है रंपा, फिर मुआई। लेकिन आपको बताया हूँ कि दाएं ओर से मिलने वाला जो ट्रिक है वो है कोरमू रंपा। तो कोसे क्या है, कोसे कोरमार, और मोसे मुआई। बताओ ना आप लोग, र से रंपा। उसके बाद इसको देखो, इसका ओ गोई जन जावे, ऐसे कर। ओ से इसका गोदारी है ना, गो से गोई, से गोई राती, और जहान से जान पार। इतना याद रखना। इसका पूरा पश्चिम आपका पूर्व से है कि पश्चिम से है कि दाएं से कि बाएं से, वो याद नहीं रखना, फिर कम से कम ये याद रखना। ऐसे दे सकता है ना, गोईराती, ओदारी, जहानपार किसकी सहायक नदी है, तो बनास नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। और कुछ छूटा है इसमें, ये जो है हो गया ना, क्लियर है। इसमें ये है, इसका जैसे सोन कुंड है और ये नर्मदा कुंड है। इसमें क्या है, एक ये जो सोन नदी है ना, इसको और क्या क्या नाम से बताया आप लोग को, इसको संस्कृत साहित्य में क्या बोले हैं, हिरण्यबाहु बोले हैं। और सोन नदी जो है ये आपके छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से बहेगी ऐसे। और फिर जैसे हम लोग रामायण काल की बात करें तो श्री राम जी जो इधर से आएंगे ना, सोन नदी से इधर से आएंगे, फिर इधर सबसे पहले कहाँ कदम रखेंगे, सीतामढ़ी और चौका में। तो इसीलिए सोन नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है, वाल्मीकि कृत रामायण में, और फिर तुलसीकृत रामचरितमानस में, और महाभारत में मिलता है। और फिर इनका जो उल्लेख है ना, वो जो आपका जो विदेशी यात्री है, ग्रीक विदेशी यात्री कौन कौन है, मेगास्थनीज, और कौन है, टॉलमी। इंग्लिश में क्या बोलते हो, टेल मी, मुझे बताओ। टॉलमी है ना, ये टॉलमी ना, नर्मदा की बात करें, नर्मदा को नामोदास बोला है, लेकिन नर्मदा में मैं बताऊंगा। टॉलमी जो है नर्मदा, देखो ये कोई अंग्रेज है, नर्मदा को ऐसे ऐसे रहेगा ना, इंग्लिश में लिखोगे नर्मदा ऐसे। इसको एक अलग तरीके से उच्चारण किया है, नामोदास बोला है इसको, ऐसे मिलता है नामोदास। बहुत से लोग क्या है इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे ना, उनको लोग अलग है। उसके बाद फिर देखो इसका एक कहानी है ना, ये कौन सा है, नर्मदा और ये सोनकुंड। मैं आप लोग को बताया हूँ, इसको क्या माना जाता है, पुरुष माना जाता है ना, और इस नर्मदा को क्या माना जाता है, स्त्री। ऐसे मतलब इसको पुरुष की संज्ञा दी जाती है। सोन कभी पूछेगा ना, और सोनभद्र स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। नर्मदा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, नदियां अक्सर स्त्रीलिंग होती है, लेकिन जो सोनभद्र है वो क्या है, पुल्लिंग है। कहीं तो पूछा हुआ है ऐसे ना, गंगा सिंधु स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है ऐसे करके। तो इसमें देखो एक सोन क्या है, पुरुष है, और ये क्या है, स्त्री। हाँ, इन लोग का ना ऐसा था कि यहाँ पे जैसे माइकल स्टडी वाला जो क्षेत्र में है, यहाँ पर एक दूसरे को ये लोग पसंद करते थे। तो यहाँ पर इनकी प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है इस क्षेत्र में। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि स्वर्ग लोक से कौन उतरती है, गंगा उतरती है। तो स्वर्ग लोक से उतरी है मतलब अप्सरा, खूबसूरत। अब ये कौन है, पुरुष। और ये उसके जो रूप है, उसको रूप को देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। तो बाद में नर्मदा को क्या करेगा, छोड़ देगा। और उसके बाद ये जो है किधर जाएगा, इस तरफ। अब एक और नदी आती है जोहिला, उसको मैं कल बताऊंगा। लेकिन नर्मदा बाद में रुष्ट होकर इस रूट में जाती है। ये जो है ब्रंश घाटी से होकर, अब गुस्से के मारे पूरे ब्रंश घाटी से होकर नीचे से नर्मदा, इधर देखोगे ना ऊपर में विंध्य श्रेणी है, इस तरफ सतपुड़ा है। तो इनके बीचों बीच जो है ब्रंश घाटी का निर्माण करेगी नर्मदा, और इस तरफ बहेगी ऐसे। समझ रहे हो।